अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा लेक्चर है प्लेटो का। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़र और CSS and PMS एग्ज़ाम्स के लिए दैट इज़ मच इम्पॉर्टेंट. I was not meant to upload this lecture, but people requested to upload these lectures, so I have to. तो आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं. इसमें हम पढ़ेंगे प्लेटो की बायोग्राफ़ी के बारे में, उसका थ्योरी का कॉन्टेक्स्ट क्या था, उसकी एक्चुअल थ्योरी क्या थी और उसकी मॉडर्न टाइम से रेलिवेशन क्या है. तो इसमें मैंने जस्ट वही पॉइंट्स ही मेंशन किए हैं जो पेपर में आपको लिखने होते हैं. बट बायोग्राफ़ी वाला जो है दैट इज़ एडिशनल, और इसको आपने ऐसा सब्जेक्टिव पेपर में नहीं लिखना, बट ये आपने प्रिपेयर करना होता है. कुछ इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं फॉर योर ऑब्जेक्टिव पार्ट, ये एग्जामिनर इसमें से इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं उसमें से पूछ सकता है. तो मैंने बस यहाँ पे वही मेंशन किए हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं बायोग्राफ़ी से. प्लेटो वॉज बॉर्न इन एथेंस, दैट वॉज अ सिटी स्टेट इन ग्रीक. और उसने अपनी अर्ली एजुकेशन जो थी दैट उसने वो अपनी हासिल की अपने घर पे ही. देन वो सुकरात का स्टूडेंट बना और उसके बाद उसने अपना एक इंस्टीट्यूशन बनाया. जब सुकरात की डेथ हो गई थी, ही वॉज एग्जीक्यूटेड बाय द स्टेट, तो उसने अपना एक इंस्टीट्यूशन बनाया दैट वॉज नेम्ड अकेडमी. उसके इदारे का नाम ही अकेडमी था. उसके आगे 3 इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं, और इस वैसे तो बहुत सारी हैं, बट आई थिंक दिस इज़ नॉट ईजी टू रिमेंबर, ईजी टू मेमोराइज. बट ये 3 बुक्स मैंने वो मेंशन की हैं यहाँ पे जो बहुत सी एग्जामिनर आपसे पेपर में पूछता है. फर्स्ट वन इज़ रिपब्लिक, सेकेंड इज़ स्टेट्समैन एंड थर्ड वन इज़ लॉस. ये तीनों बुक्स आपने याद रखनी है इनके नेम, क्योंकि एग्ज़ाम में मोस्टली आ जाता है ऑब्जेक्टिव पेपर में. देन हम बात करते हैं कॉन्टेक्स्ट की. एग्जामिनर अगर आपसे थ्योरी पूछ रहा है किसी फ़िलासफ़र की, तो आपने ये ज़रूर उसको बताना है कि उस थ्योरी का कॉन्टेक्स्ट क्या है. चाहे वो आपसे पूछता है या नहीं पूछता, बट आपने ज़रूर लिखना है. यू आर सपोज टू मेंशन इन एवरी सिचुएशन. सो कॉन्टेक्स्ट वो होता है थ्योरी का कि उसकी रीज़न्स हमने बतानी होती हैं कि अगर एक फ़िलासफ़र ने थ्योरी दी थी तो वो थ्योरी दी क्यों. वट वर द रीज़न्स, वट वर द आइडियोलॉजीज़ बिहाइंड दैट थ्योरी. तो इसमें प्लेटो ने जो थ्योरी दी थी उसमें उसके पीछे 2 वजूहत थी. पहली वजह थी एग्जीक्यूशन ऑफ सुकरात, और जो सेकंड रीज़न थी दैट वाज डिफीट ऑफ एथेंस एट द हैंड्स ऑफ स्पार्टा इन पेलोपोनेसियन वॉर. तो पहली जो उसमें थी एग्जीक्यूशन ऑफ स्टेट, उसमें ये था कि सुकरात था, प्लेटो का टीचर था, उसने जो उस टाइम का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम था गवर्नमेंट का, उसने उसको क्रिटिसाइज़ किया था. एंड ही सेड it's although it's a system that contains direct rule by people, but there is no representative. उसका कहना था कि कोई representative होना चाहिए that should be meant to lead the people, that should be meant to guide the people. तो उसने ये बात की थी कि कोई लीडर होना चाहिए, कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए. लेकिन जब सुकरात ने ये बात की तो स्टेट को ये बात बुरी लगी, तो उसने सुकरात को एग्जीक्यूट करवा दिया. तो एक वजह ये थी. तो इस पर प्लेटो ने जो एक्शन लिया था उसने फिर स्टेट को ही मद्देनज़र रखते हुए उसने अपनी थ्योरी दी दैट वाज ऑफ आइडियल स्टेट थ्योरी, और उसने उस टाइम के डायरेक्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम को भी रिजेक्ट किया था बैडली. एंड ही स्ट्रांगली कंडेम्ड दैट सिस्टम. सेकेंड पॉइंट है डिफीट ऑफ एथेंस एट द हैंड्स ऑफ स्पार्टा इन पेलोपोनेसियन वॉर. इसकी आप डिटेल जो है वो आप गूगल से सर्च कर लीजिएगा. आई एम नॉट मच श्योर अबाउट इट, क्योंकि मैंने इसके बारे में प्रिपेयर नहीं किया था इतना ज़्यादा इस पॉइंट का. नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं उसकी थ्योरी के बारे में. उसकी थ्योरी क्या थी. प्लेटो गेव हिज थ्योरी बाय सेइंग दैट एन आइडियल स्टेट मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस. मीन्स उसने जो अपनी थ्योरी दी थी उसका जो कोर बेसिक प्रिंसिपल था दैट वाज बेस्ड ऑन जस्टिस. और प्लेटो के अकॉर्डिंग जस्टिस क्या था. प्लेटो कहता है कि इंसान के अंदर 3 इंस्टिंक्ट्स होती हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो इंसान के अंदर नेचुरली होती हैं, बाय बर्थ होती हैं. पहली उसमें जो है दैट इज़ लस्ट, सेकेंड वन इज़ करेज, और थर्ड वन जो है दैट इज़ विजडम. वो कहते हैं हर इंसान में ये तीनों जो है मौजूद होती हैं, लेकिन ये नहीं है कि तीनों चीज़ें ही डोमिनेंट हों. दैट इज़ वेरी रेयर केस. बट ये होता है कि हर इंसान में इन तीनों में से कोई एक इंस्टिंक्ट जो है दैट इज़ डोमिनेंट.
इंस्टिंक्ट वो होता है जो जिसको आप सिक्स सेंस भी कुछ लोग कहते हैं, लेकिन ये है कि आप व्हाट यू परसीव अबाउट योर सेल्फ, और मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जो इंसान के अंदर मौजूद होती है बाय बर्थ, और वो नेचर भी उसको चेंज नहीं कर सकती है। तो प्लेटो कहता है कि लस्ट जो है, जिसमें लस्ट डोमिनेंट होगी वो कितने लोग होंगे, दैट शुड बी मेजॉरिटी पीपल। जिनमें करेज होगा इट शुड बी इन फ्यू, और विजडम जो है ये डोमिनेंट होगी इन ओनली फ्यू पीपल, फ्यू के बाद सॉरी है लीस्ट पीपल, मीन्स फ्यू से भी कम। तो वो कहते हैं कि जिनमें लस्ट डोमिनेंट होगी वो क्या होंगे, बाय प्रोफेशन इन स्टेट वाइल सर्विंग द स्टेट दे शुड बी आर्टिजन्स, दे शुड बी वर्कर्स। और जिनमें करेज डोमिनेंट होगा वो क्या होंगे, वो अपना रोल प्ले करेंगे इन मिलिट्री, और जिनमें विजडम होगी वो क्या होंगे, दे वुड बी रूलर्स ऑफ द स्टेट। तो वो कहता है कि जो सोसाइटी में अगर लोग जो हैं अपना रोल प्ले करते हैं स्टेट में अकॉर्डिंग टू डोमिनेट इंस्टिंक्ट, तो वो जस्टिस है। और उसने जस्टिस को, इस जस्टिस को व्यू पॉइंट रखते हुए और डोमिनेट इंस्टिंक्ट को देखने के लिए उसने एजुकेशन का क्राइटेरिया दिया, लाइक वी यूज़ एनी काइंड ऑफ स्केल टू मेजर समथिंग। तो अब ये इंस्टिंक्ट मेजर करने का तो कोई स्केल नहीं है, बट यस उसने एजुकेशन का जो स्केल था उसको सामने रखा कि यस दिस इज़ द स्केल थ्रू विच वी कैन मेजर विच इंस्टिंक्ट इज़ डोमिनेंट इन अदर पर्सन और इन एनी पर्सन। तो उसने इसके लिए 3 फेजेस बताई कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, और इन तीनों कैटेगरीज़ को सामने रखते हुए पहली फेज़ में वो बताता है कि जो बर्थ टू 18 ईयर्स मीन्स बच्चा जब पैदा होता है तब से लेके 18 साल तक जो है बच्चा जो होगा उसके बारे में बताया है कि उसको हम कैसे डील करेंगे। उसको फिर इसने फर्दर सब डिवाइड किया है इस एज की जो क्लासिफिकेशन को, वो कहता है कि बर्थ से 6 ईयर और 7 to 18 ईयर्स। बर्थ टू 6 ईयर में वो कहता है कि जो बच्चा है ही विल बी हैंडेड ओवर टू स्टेट अपॉइंटेड मदर्स। वो स्टेट अपॉइंट मदर जो होगी वो उस बच्चे को सब कुछ सिखाएगी, उसके कल्चर के बारे में, उसके कंट्री के बारे में, उसको वो स्टोरीज सुनाएगी, वो वॉर जो हुई इवेंट्स हुए मीन्स उस सिटी स्टेट के बारे में जो कुछ भी होगा वो स्टेट अपॉइंटेड मदर जो है वो बच्चों को बताएगी, और उनको करेज ब्रेवरी वो स्टोरीज़ भी सारी सुनाएगी। नेक्स्ट आता है 7 to 18 ईयर्स। ये सेकंड कैटेगरी है जिसमें वो कहता है कि जो बच्चा है ही विल बी इनरोल्ड इन गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल्स, और वहाँ पे जो बच्चा है उसको म्यूज़िक लर्न करवाया जाएगा, लिटरेचर करवाया जाएगा और जिमनास्टिक बताया जाएगा, ये प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें होंगी। और सेंसर्ड म्यूज़िक की वो बात करता है। सेंसर्ड म्यूज़िक होता है इसको हम इन शॉर्ट कह सकते हैं सिलेक्टेड और अपॉइंटेड। सिलेक्टेड आप कह सकते हो, दैट इज़ मोर अप्रोप्रिएट। सिलेक्टेड होता है मीन्स मेरे ख्याल से ये सेंसर्ड म्यूज़िक वो है जो दैट वाज मोर रेलिवेंट टू देयर ऑन स्टेट, और मीन्स ग्रीक से जो रिलेटेड था तो वो उसके अकॉर्डिंग है। इस सब का जो मकसद था वो ये है कि ताकि बच्चे जो हैं इन देयर कमिंग ईयर्स इन आफ्टर 18 ईयर्स दे शुड बी मोर लॉयल टू देयर स्टेट, क्योंकि वो थ्योरी दे रहा था स्टेट की, तो उसमें हर चीज़ को उसने स्टेट से ही मिला दिया। फिर वो कहता है कि 19 to 20 ईयर्स ये इस एज का जो बच्चा होगा उसमें क्या होगा, उसमें जो बच्चे की मिलिट्री ट्रेनिंग पे फोकस कराया जाएगा, और उसके बाद उनका एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो होगा उसको जो बच्चा पास करेगा वो उसको नेक्स्ट फेज़ में सेकंड फेज़ में डाल देंगे, जो फेल होगा उसको आर्टिज़न में। याद है ना, आर्टिज़न वो हैं जो जिनमें लस्ट डोमिनेंट फैक्टर होगा, तो वो आर्टिज़न होंगे जो फेल्ड स्टूडेंट होंगे। फिर सेकंड फेज़ में वो बताता है एज क्राइटेरिया, उसमें देता है 21 to 35 ईयर्स। इसमें वो कहता है कि बच्चे को बेसिक मैथ्स, साइंस, बेसिक फ़िलासफ़ी मीन्स हर चीज़ की उसको बेसिक बताई जाएगी, चाहे वो साइंस है या चाहे आर्ट कल्चर जो भी है उसको बेसिक बताई जाएगी। जिमनास्टिक का भी, मिलिट्री ट्रेनिंग, ये सारी उसको कंटिन्यू करवाई जाएंगी जो हमने फ़र्स्ट फेज़ में देखा था, जिमनास्टिक और ये मिलिट्री ट्रेनिंग वगैरह। और इसमें ये है कि उसमें वो वाली चीज़ें भी कंटिन्यू होंगी, और साथ में क्या होगा, बेसिक साइंस, बेसिक मैथ्स, बेसिक फ़िलासफ़ी ये भी करवाई जाएंगी। उसके बाद ये जब वो 35 साल का होगा तो उसमें फिर उनका एग्ज़ाम होगा, ठीक है।
जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें जो बच्चे पास होंगे वो फ़ेज़ 3 में जाएंगे, और जो फेल होंगे वो क्या होंगे, वो मिलिट्री में जाएंगे, वो मिलिट्री में अपना रोल प्ले करेंगे। थर्ड फेज़ में हमारे पास उसमें एज दी है 36 to 50 ईयर्स। इसमें क्या होगा, जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, विल बी टॉट एडवांस मैथमेटिक्स। मीन्स सेकेंड फेज़ में हमने बेसिक उसको पढ़ानी है, और थर्ड में उसने वो क्या कहता है कि उसको हमने एडवांस पढ़ाना है, एडवांस फिलोसफी, मैथमेटिक्स। और इन एडवांस टू दैट दे शैल बी अटैच टू द एग्जिस्टिंग रूलर्स। मीन्स उनका जो रूलर होगा, एग्जिस्टिंग रूलर्स, और उनकी जो स्टेट का सिस्टम होगा, वो दे शैल बी कॉर्पोरेटेड इन दैट सिस्टम एज वेल। और इसमें क्या है, इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। बाकी दोनों फेजेस में हमने देखा कि एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, और फिर उसके मुताबिक उसकी जो डोमिनेंट इंस्टिंक्ट है उसको मेजर किया जाता है। लेकिन थर्ड फेज़ जो है उसमें वो कहता है कि कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, और 36 to 50 ईयर्स, राइट, 50 ईयर्स इंसान की आधी से ज़्यादा उम्र गुजर चुकी होती है। दिस इज़ नॉट अ शॉर्ट टाइम। तो वो कहते हैं कि इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। दोज हु कम्प्लीट 50 ईयर्स विल बी एलिजिबल टू बिकम रूलर्स, एंड वन ऑफ दैम चूजन, वो क्या होगा, फिलोसफर किंग होगा। इन शॉर्ट वो कहते हैं कि एग्ज़ाम कोई नहीं होगा। इसमें एज जो है 36 to 50 ईयर्स, जो इस पूरे टाइम में बच्चा वहाँ पे रहेगा और सारी जो उसको काम दिया जाएगा वो करेगा। और अगर जो वो सारा जो टाइम जो है 50 साल तक होने का, अगर वो ये टाइम पीरियड कंप्लीट करता है, 50 साल तक वो ये काम करता है या अपनी ड्यूटी देता है, तो वो क्या होगा, देन ही आफ्टर 50 ईयर्स ही विल बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ फिलोसफर किंग। तो आफ्टर ऑल 50 ईयर इज़ नॉट अ शॉर्ट एज। तो ये है कि उसमें कुछ जो हैं वो छोड़ के चले जाएंगे, कुछ होंगे, कुछ किसी की कोई प्रॉब्लम्स होंगी। तो जो 50 ईयर्स का ड्यूरेशन कंप्लीट करेगा उसमें से फिर जो है फिलोसफर किंग, उसको अपॉइंट किया जाएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट हिज थेरी। नेक्स्ट जो उसमें पॉइंट हमारा आता है, ये भी उसकी थेरी का ही है। वो एजुकेशन के 3 फीचर्स बताता है। वो कहता है स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन होगी, और एजुकेशन जो है दैट वुड बी कंपल्सरी फॉर ऑल सिटीजन्स, चाहे वो मेल है फीमेल है। मीन्स इक्वालिटी की उसने बात की कि एजुकेशन भी सबके लिए होगी, और जो है एजुकेशन का जो सिस्टम होगा दैट वुड बी स्टेट कंट्रोल्ड। देन वो बात करता है स्कीम ऑफ कम्युनिज़म की। इसमें वो अपर 2 क्लासेस की बात करता है। इसमें अपर 2 क्लासेस कौन सी हैं, ये आती हैं मिलिट्री और रूलर्स, ठीक है। जो द प्रिंसिपल्स रूल्स अप्लाइंग ऑन सोशल क्लासेस। मीन्स जो हमारे पास अपर 2 क्लासेस हैं, सॉरी यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स में जो है वो मैंने आर्टिज़न को भी ऐड कर दिया है, ये आप उसमें से कट कर देना। बाकी 2, इसमें 2 की बात करता है कि आर्टिज़न तो अपर क्लास में नहीं आती, अपर क्लास में रूलर और मिलिट्री आते हैं। तो वो कहते हैं कि जो प्रिंसिपल्स और रूल्स हम यूज़ करेंगे इन 2 क्लासेस पे, उसको वो स्कीम ऑफ कम्युनिज़म कहता है। और इसमें वो 2 पॉइंट्स को मेंशन करता है, कम्युनिज़म ऑफ प्रॉपर्टी एंड कम्युनिज़म ऑफ फैमिली। प्रॉपर्टी में वो बात करता है कि जो भी अपर क्लास में होगा, मिलिट्री का होगा या रूलर होगा, तो उसके पास जो है कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होगी। ही वुड नॉट बी एबल टू हैव नॉट एनी सिंगल पेनी। उसके पास प्रॉपर्टी भी नहीं होगी, लैंड भी नहीं होगा, कैश भी नहीं होगा, और हाउसिंग और नथिंग, कुछ भी नहीं होगा उसके पास। ही वुड बी जस्ट मेंट टू सर्व द स्टेट। तो ये थी कॉमन रिनंसिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। रिनंसिएशन मीन्स टू निगेट समथिंग, दो मीन्स उसके पास कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होगी। एंड ये जो है ये कंपल्सरी रूल होगा फॉर अपर क्लासेस। सेकेंड में वो बताता है कि देयर शुड बी कॉमन ऑनरशिप ऑफ फैमिली। कम्युनिज़म ऑफ फैमिली में वो कहता है कि जो अपर 2 क्लासेस हैं, मिलिट्री और रूलर्स, वो क्या होंगे, दे विल नॉट बी अलाउड टू मैरी, they will not be allowed to have a private family, and upper classes will be allowed to choose their partner having same intellectuality, and they would be both able to live together for some times. वो कहता है कि शादी करने का जो है ये उनको राइट नहीं दिया जाएगा। देयर शुड बी टोटल रिनंसिएशन ऑफ फैमिली, ऑफ प्राइवेट लाइफ। लेकिन ये है कि वो अपने इंटेलेक्ट
के अकॉर्डिंग, उनकी जो इंटेलेक्ट से जो मैच करता हो वो उस पर्सन को अपने लिए चूज़ कर सकते हैं और कुछ टाइम के लिए उसके साथ रह सकते हैं. एंड व्हेन वुमेन गेट प्रेग्नेंट एंड दे बोथ वुड बी सेपरेटेड, और जो बच्चा होगा वो स्टेट मदर के हवाले कर दिया जाएगा. इस तरह से क्या होगा, पीछे प्राइवेट फैमिली कोई नहीं बचेगी और कोई भी नहीं जानता होगा कि बच्चे की माँ कौन है और बाप कौन है. सो दिस वॉज कॉमन ऑनरशिप ऑफ फैमिली and renunciation of it. If a child is born with disability, means उनसे जो बच्चा पैदा होगा अगर उसमें कोई डिसएबिलिटी होगी तो वो क्या होगा, एग्जीक्यूटेड, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, क्योंकि वो स्टेट को उनके अकॉर्डिंग कि वो स्टेट को सही तरह से सर्व नहीं कर पाएगा. तो इसमें हमारे पास मीन्स क्या है, मीन्स एवरीथिंग है, और एंड किया है दैट इज़ स्टेट. मीन्स आपको उसने प्लेटो ने हर वो चीज़ बताई है दैट कुड बी परफॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ सर्विंग स्टेट. तो हमारे पास हमने उसमें स्टेट का इंटरेस्ट उसने रखा, तो हमारे पास जो एंड होगा दैट इज़ स्टेट एंड मीन्स इज़ एवरीथिंग एल्स. So next we see how far Plato's theory is relevant with modern times. इस पे भी एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, अगर इसके लिए आप फर्दर अगर एनालिसिस पढ़ना चाहो आप इंटरनेट से पढ़ सकते हो, या कुछ अच्छे बुक्स जो हैं वो आप वहाँ से कंसल्ट कर सकते हो. So Plato was the first one to introduce the concept of examinations and first thinker providing systematic theory in political science. एक सिस्टम में उसने हर चीज़ एक्सप्लेन की. एंड फर्स्ट वन टू मेक एजुकेशन कंपल्सरी. उसने कहा था कि एजुकेशन जो है वो चाहे वो स्टेट कंट्रोल होगी लेकिन क्या होगी, कंपल्सरी होगी फॉर ऑल. एंड ही कंसीडर्ड टू बी द पायनियर ऑफ फेमिनिज्म. इस पे भी क्वेश्चन मोस्टली बन जाता है और इस पे भी क्रिटिक्स जो हैं वो क्रिटिक करते हैं कि ही वॉज पायनियर ऑफ फेमिनिज्म. बट अकॉर्डिंग टू मी ही वॉज नॉट अ पायनियर ऑफ फेमिनिज्म. लेकिन उसने इक्वालिटी की बात की थी, क्योंकि उसने अगर एजुकेशन की बात की तो उसने कहा था कि दैट इज़ इक्वली कंपल्सरी फॉर बोथ एंड एवरीबडी शुड गेन एजुकेशन. तो ही अलाउड वुमेन टू बिकम आर्टिजन्स, मिलिट्री एंड रूरल. उसने भी हर फील्ड में औरत के लिए कोई उसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं रखी. उसने कहा था कि मेल के लिए जो है वो फीमेल के लिए भी है. तो इसमें वो इक्वालिटी की बात करता है, नॉट जस्ट फेमिनिज्म. So this was all about Plato's theory of ideal state. And अगर आपको कुछ पॉइंट्स इसमें क्लियर नहीं है, you can ask in the comments. And just thank you so much for this lecture, for bearing this lecture. And yes, subscribe the channel and like and share the video if you really like this lecture. Thank you so much. Allah Hafiz.